नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 विज्ञान चैप्टर 9 अनुवांशिकता एवं जैव विकास पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाले समष्टि के 10% जीवों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? उत्तर, लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा क्योंकि यह 60% है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण किसी समष्टि की जनसंख्या संग्रहित होते हैं। प्रश्न नंबर 2, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? उत्तर, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज के अस्तित्व की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह इस स्पीशीज स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यदि वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो जीवाणु मर जाते हैं। केवल उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही जीव रह पाते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी हैं? उत्तर, मेंडल ने पाया कि शुद्ध लंबे मटर के पौधे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधों के बीच बीज संक्रमण से F1 पीढ़ी से प्राप्त सभी पौधे लंबे थे। टी लंबा गुणे स्मॉल टी बौना, कैपिटल टी स्मॉल टी सभी लंबे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी, अर्थात दो लड़ों में से केवल एक पैतृक जनिकीय लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। द्वितीय चरण में इन्होंने F1 कैपिटल टी स्मॉल टी पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण करवाया तो पाया कि लंबे और बौने पौधे का अनुपात 3.1 अर्थात F2 पीढ़ी में भी लंबे पौधे प्रभावी थे परंतु बौने पौधे अप्रभावी लक्षण वाले भी थे। नंबर सेकेंड, कैपिटल टी स्मॉल टी गुणे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस ब्रीडिंग संकरण, कैपिटल टी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी बौना, अर्थात मेंडल के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? उत्तर, मेंडल के प्रयोग में यफ पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे तथा पुनः जब यह पीढ़ी के पौधे का संकरण किया गया तो F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने का अनुपात 3.1 था। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है। क्या यह सूचना पर्याप्त है कि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा B, A और O प्रभावी लक्षण है? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। उत्तर, नहीं, यह सूचना पर्याप्त नहीं है क्योंकि नंबर 1, यदि रक्त समूह ए प्रभावी हो तथा रक्त समूह ओ अप्रभावी तब भी पुत्री का रुधिर समूह वर्ग ओ हो सकता है। नंबर 2, यदि रक्त वर्ग ए अप्रभावी परंतु रक्त वर्ग ओ प्रभावी हो तो भी पुत्री का रक्त वर्ग ओ हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर, बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चों को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की तथा जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होगा। चित्र आप देख लीजिए। शुक्राणु से आधे X नर आधे Y, XY, XX मादा, XX मादा,
यक्स वाई नर, यक्स वाई नर, मादा यक्स यक्स। माँ के अंड कोशिका या अंड में ओवा सभी यक्स क्रोमोसोम, लड़की लड़का। अतः नर तथा मादा उत्पन्न होने की संभावना 1.1 के अनुपात में होती है। प्रश्न नंबर 1, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यक्ति जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? उत्तर, निम्नलिखित तरीकों द्वारा एक विशेष लक्षण वाले जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। नंबर 1, प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक द्वारा लाभप्रद विभिन्नताओं वाली समष्टि को सतत बनाए रखना प्राकृतिक चयन कहलाता है। वह लक्षण जो किसी व्यष्टि जीव में जीविता तथा प्रजनन में लाभदायक होती है, अगली पीढ़ी सदस्य में हस्तांतरित हो जाती है, परंतु जिनसे कोई लाभ नहीं होता वह लक्षण संतति में नहीं जाते। उदाहरण, जितने अधिक कोए होंगे उतने अधिक लाल सिंह उनके शिकार बनेंगे तथा समष्टि के हरे भृंगों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भृंग को कौवे नहीं देख पाते हैं। नंबर 2, आनुवंशिक विचलन। कभी कभी आकस्मिक दुर्घटना के कारण किसी समष्टि के ज़्यादातर जीव मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जीन सीमित रह जाते हैं। इसके कारण उस समष्टि का रूप बदल जाता है तथा उसकी संतति में केवल जीवित सदस्यों के लक्षण ही दिखाई देते हैं। उसे आनुवंशिक विचलन कहा जाता है। जैसे महामारी तथा भ्रमण आदि की स्थिति में विभिन्नताएं एवं अनुकूलन पर्यावरण में जीवों की जीविता कायम रखने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी के वंशानुगत नहीं होते। क्यों? उत्तर, केवल वे ही लक्षण वंशानुगत होते हैं जो जनन कोशिकाओं की डीएनए द्वारा अगली पीढ़ी में जाते हैं। उपार्जित लक्षण का जनन कोशिका के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं की डीएनए में नहीं जा सकते। प्रश्न नंबर 3, वादों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? उत्तर, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से इसलिए चिंता का विषय क्योंकि यदि बाघ विलुप्त हो गए तो इससे स्पीसीज का जीन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तथा बाघों के स्पीसीज को पुनः वापस ला पाना असंभव होगा। हमारी अगली पीढ़ी बाघ को नहीं देख पाएगी। प्रश्न नंबर 1, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं? उत्तर, नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक कारण निम्न है। नंबर 1, जीन प्रभाव का स्तर कम होना। बी, प्राकृतिक चयन वर्ण। सी, भिन्नताएं। डी, भौगोलिक पृथक्करण के कारण जनन पृथक्करण। ई, आनुवंशिक विचलन। प्रश्न नंबर 2, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधे की जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? उत्तर, नहीं, भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधे की जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यह पौधे दूसरे पौधे पर आगे जनन प्रक्रिया के लिए निर्भर नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों की जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? उत्तर, नहीं, क्योंकि अलैंगिक जनन करने वाले जीवों को जनन के लिए किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न नंबर 1, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका हम दो स्पीसीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। उत्तर, समजात अंगों की उपस्थिति से हमें दो स्पीसीज के सदस्यों में विकासीय संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है। उदाहरण, पक्षियों, सरीसृप एवं जल स्थलचर की तरह स्तनधारियों के 4 पैर पाद
होते हैं। सभी के पैरों की आधारभूत संरचना एक समान होती है, परंतु कार्यों में भिन्न होते हैं। ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। यह अभिलक्षण इंगित कहते हैं कि वे समान के जनन से वशानुगत हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? उत्तर, नहीं, वह अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। लेकिन तितली और चमगादड़ के पंखों की आधारभूत संरचना भिन्न है, परंतु यह कार्य में एक समान है, इसलिए उन्हें समरूप अंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, जीवाश्य क्या है? वह जीव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? उत्तर, कभी कभी जीव अथवा उनके कुछ भाग भूपटल की कठोर सतहों के बीच दब जाती है, जिनके कारण उसका अपघटन नहीं होता है तथा वह परिसंचित रूप में मिलती हैं, जिन्हें जीवाश्य कहते हैं। जीवाश्य जैव विकास के लिए एक प्रमाण प्रदान करता है जो इसे समझने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए आर्कियोप्लेक्सिस एक पक्षी जीवाश्य जो पक्षी की तरह दिखते हैं, परंतु इनके अनेक ऐसे लक्षण हैं जो सरीसृप में पाए जाते हैं। इस तरह यह पक्षी एक सरीसृप के बीच एक जैव विकास संबंध की कड़ी स्थापित करता है तथा प्रमाणित करते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1, क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं? उत्तर, आधुनिक मानव स्पीसीज होमो सेपियन का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए। वह अलग अलग देश के वातावरण में फैल गए, जिसके कारण उनका आकार, आकृतियाँ, रंग, रूप भिन्न हो गए। इस विभिन्नताओं के बावजूद वे परस्पर सफल लैंगिक जनन करने में समर्थ हैं तथा बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिसके आधार पर उन्हें एक स्पीसीज की सदस्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जैव विकास में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। समय के साथ साथ उनके शरीर अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि होती है। इस आधार पर चिंपैंजी का शरीर अभिकल्प उत्तम प्रतीत होता है, परंतु प्रतिकूल एवं अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उत्तरजीविता की दृष्टि से सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। अतः यह आवश्यक नहीं कि जटिल शारीरिक अभिकल्प वाले जीव विकासीय दृष्टि से सरल शारीरिक अभिकल्प वाले जीवों से उत्तम हो, क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह पाते हैं। प्रश्न नंबर 1, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधों जिनके बैंगनी पुष्प थे, वहाँ संकर्ण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। उनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से एक आधे बौने थे, जिनसे कहा जा सकता है कि लंबे जनन पौधों की आधुनिक रचना निम्न थी। ए, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, बी, कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू, सी, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, डी, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। उत्तर, सी, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू। प्रश्न नंबर 2, समजात अंगों का उदाहरण है। ए, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी, हमारे दांत और हाथी के दांत, सी, आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी, डी, उपरोक्त सभी। उत्तर, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से
अधिक समानता है? ए चीन के विद्यार्थी, बी चिंपैंजी, सी मकड़ी, डी जीवाणु। उत्तर चीन के विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 4, एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखें वाले बच्चों के जनन माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती है, जिनके आधार पर क्या हम कहते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर नहीं, यह बताना संभव नहीं है कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी जब तक कि दोनों प्रकार के विकल्पों का पता न हो। ऐसा भी संभव है कि उनके माता पिता में दोनों ही विकल्प हल्के रंग की आंखों के हो, क्योंकि लक्षण की प्राकृतिक दोनों जनकों माता पिता के वशानुगत होती है। अप्रभावी तभी हो जब दोनों से प्राप्त जीव जिन अप्रभावी हो, अतः हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, जीव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार परस्पर संबंधी है? उत्तर विभिन्न जीवों के बीच समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर ही उनका वर्गीकरण करते हैं। दो स्पीशीज के बीच जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उतना संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जिनकी अधिक समानताएं होगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। प्रश्न नंबर 6, समजात अंग एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर समजात अंग विभिन्न जीवों में ऐसे अंग जिनकी समान आधारभूत संरचना होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेढक, पक्षी एवं मनुष्य के अग्रपादों में अस्थियों की समान आधारभूत संरचना होती है परंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समरूप अंग ऐसे अंग जो एक समान कार्य संपन्न करते हैं परंतु संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए कीट के पंख तथा पक्षी के पंख। प्रश्न नंबर 7, कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। उत्तर सफ़ेद, कैपिटल डब्ल्यू रंग, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। F1 पीढ़ी में सभी कुत्ते सफ़ेद रंग के, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू नर, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू मादा। F1 पीढ़ी के दो युग्मकों का संकरण, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। F2 पीढ़ी में कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। सफ़ेद खाल 3.1, स्मॉल डब्ल्यू, काली खाल ब्लैक। प्रभावी रंग सफ़ेद, अप्रभावी रंग काला। प्रश्न नंबर 8, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? उत्तर विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म के निम्नलिखित महत्व हैं। नंबर 1, पृथक की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे सतह पर पाए जाने वाले जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नर हैं, जिनसे हमें यह ज्ञात होता है कि किस जीव का उदय पहले तथा किसका बाद में हुआ। नंबर 2, फॉसिल डेंटिंग विधि से भी जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है तथा जीव के समय काल का पता चलता है। नंबर 3, जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स दो भिन्न प्रकार के स्पीशीज के बीच एक कड़ी दर्शाते हैं। नंबर 4, जीवाश्मों से जीवों और उनके पूर्वजों के बीच विकासीय विशेषकों को स्थापित करने में सहायता मिलती है। प्रश्न नंबर 9, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है? उत्तर स्टेनले एल मिलर एवं हैराल्ड सी ओरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर उनकी पुष्टि की जा सकती है कि उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण को निर्मित किया जो संभवतः प्राथमिक प्राचीन वातावरण के समान था, जिनमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फर के अणु थे लेकिन ऑक्सीजन के नहीं। पात्र में जल भी था। इसे 100 सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के
मिश्रण में चिनगारियाँ उत्पन्न की गई। जैसे आकाश से बिजली एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। इनमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जिनसे प्रोटीन के अणुओं का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि प्रोटीन जीवन का आधार है, अतः हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। प्रश्न नंबर 10। अलैंगिक अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। व्याख्या कीजिए, यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर: अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक से डीएनए प्रतिकृति होती है, जिसके कारण उनमें बहुत अधिक समानताएं होती हैं। जैसे गन्ने के पौधे, इनमें थोड़ी बहुत भिन्नताएं प्राकृतिक बनने के दौरान त्रुटियों के कारण होती है, जो बहुत न्यून कम होती है। परंतु लैंगिक जश्न में दो जनन के युग्मकों से प्राप्त हुए डीएनए का संलयन होता है, जिसके कारण संतति में बहुत अधिक भिन्नताएं आ जाती हैं। भिन्नताओं का प्राकृतिक चयन होता है। अनुकूल भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होती रहती हैं तथा एक नई प्रजाति के रूप में विकसित होती हैं। स्पष्ट, यह भिन्नताएं वंशानुगत होती है तथा जैव विकास को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 11। संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? उत्तर: लैंगिक जनन क्रिया में क्रोमोसोम गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बंटे जाते हैं और जब निषेचन क्रिया होती है तो युग्मजन के आधे गुणसूत्र पिता से और आधे गुणसूत्र माता के आकार आपस में संयोजित हो जाते हैं। अर्थात नर से 23 गुणसूत्र तथा मादा से 23 गुणसूत्र मिलकर संतति में 46 गुणसूत्र होते हैं तथा बराबरी की भागीदारी होती है। यही कारण है कि प्रत्येक पीढ़ी की लक्षणों में विभिन्नताएं आती रहती है। प्रश्न नंबर 12। केवल वह विभिन्नताओं जो किसी एकल जीव व्यष्टि के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों एवं क्यों नहीं? उत्तर: हाँ, वे भिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। उत्तरजीविता में लाभ वाली भिन्नताओं का ही प्राकृतिक चयन होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रारंभ में केवल एक हरे भोंग थे। कौवे हरी पत्तियों में हरे भोंग को नहीं देख पाते हैं, अतः इन्हें नहीं खा पाते हैं, जिनसे सींगों की समष्टि में लाल भोंगों की समष्टि की अपेक्षा हरे भोंगों की संख्या बढ़ती जाती है अर्थात लाल वृक्क तथा नीले वृक्क की तुलना में हरे भोंग के लिए उत्तरजीविता के लिए लाभ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।